नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि दुनिया चलती कैसे है? हम सब एक सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। लेकिन क्या यह प्रभाव हमेशा सीधा और सच्चा होता है, या इसके पीछे कोई छिपा हुआ विज्ञान है, कोई ऐसी कला जो कुछ लोगों को दूसरों पर एक अदृश्य नियंत्रण देती है? आज हम उसी कला के रहस्य खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां शब्द हथियार हैं, भावनाएं शतरंज की बिसात हैं और इंसानी दिमाग एक पहेली है जिसे सुलझाया जा सकता है। यह दुनिया है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की। यह वो कला है जो बताती है कि कैसे दुनिया की मुट्ठी भर आबादी बाकी सब पर राज करती है, वो भी बिना तलवार उठाए, बिना आवाज ऊंची की। वो आपके विचारों को मोड़ देते हैं, आपके फैसलों को बदल देते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि यह सब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कई बार आपके सबसे बड़े फैसले आपके अपने होते ही नहीं, उन्हें कोई और बड़ी ही चालाकी से आपके दिमाग में डाल देता है। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह उतना ही सच है जितना कि सूरज का उगना। यह किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह हमें सिखाती है कि इस अदृश्य खेल को कैसे पहचाना जाए, इसके नियमों को कैसे समझा जाए और सबसे जरूरी, इसका शिकार बनने से खुद को कैसे बचाया जाए। और अगर सही नैतिकता और इरादे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यही कला आपको अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप चाहते हैं, चाहे वो आपके व्यक्तिगत रिश्तों में हो या आपके पेशेवर जीवन में। तो चलिए इस गहरी और रहस्यमयी दुनिया में एक सफर शुरू करते हैं। हम समझेंगे कि मैनिपुलेशन आखिर है क्या, यह कैसे काम करता है और वो कौन सी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके मास्टर मैनिपुलेटर दूसरों के दिमाग को पढ़ लेते हैं और उन्हें अपनी धुन पर नचाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैनिपुलेशन यानी हेरफेर आखिर है क्या। ज्यादातर लोग इसे एक नकारात्मक शब्द मानते हैं, एक तरह का धोखा या छल, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। अपने मूल रूप में मैनिपुलेशन सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने का एक तरीका है ताकि वे एक निश्चित तरीके से सोचें या कार्य करें। एक बच्चा जो रो रो कर अपने माता पिता से खिलौना खरीदवा लेता है, वह भी अनजाने में मैनिपुलेशन का ही इस्तेमाल कर रहा है। एक डॉक्टर जो अपने मरीज को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है, वह भी सकारात्मक मैनिपुलेशन का ही एक रूप है। समस्या तब पैदा होती है जब इस कला का इस्तेमाल स्वार्थी, अनैतिक और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले इरादों से किया जाता है। किताब हमें बताती है कि मैनिपुलेशन अच्छा या बुरा नहीं है, यह सिर्फ एक औजार है। एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं। चाकू का दोष नहीं है, दोष इस्तेमाल करने वाले के इरादे का है। एक मास्टर मैनिपुलेटर इंसानी मनोविज्ञान का गहरा जानकार होता है। वो जानता है कि लोग क्यों और कैसे फैसले लेते हैं। वो आपकी इच्छाओं, आपके डर, आपकी असुरक्षाओं और आपकी सबसे गहरी आकांक्षाओं को पढ़ सकता है। वो जानता है कि कौन सा बटन दबाने से आपके अंदर कौन सी भावना जागेगी। वो आपकी जरूरतों को समझता है और फिर उन्हीं जरूरतों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है अवलोकन। वे चुपचाप देखते हैं, सुनते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे आपके बात करने के तरीके, आपके हाव भाव, आपके दोस्तों और आपकी पसंद नापसंद पर ध्यान देते हैं। हर छोटी से छोटी जानकारी उनके लिए एक सुराग होती है जो उन्हें आपके दिमाग का नक्शा बनाने में मदद करती है। इस खेल का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है भरोसा जीतना। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे इंसान से प्रभावित नहीं होता जिस पर वह भरोसा नहीं करता। इसीलिए एक मैनिपुलेटर का पहला लक्ष्य होता है आपके साथ एक गहरा संबंध बनाना, एक तालमेल स्थापित करना, जिसे रैपोर्ट कहते हैं। वो आपको यह महसूस कराएगा कि वो आपको समझता है, आपकी परवाह करता है और आप दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। यह करने के कई तरीके हैं। एक बहुत ही आम तकनीक है मिररिंग यानी नकल करना। वो अनजाने में आपके हाव भाव, आपके बैठने के तरीके और यहां तक कि आपके बात करने की गति की भी नकल करेगा। इससे आपके अवचेतन मन को एक संकेत मिलता है कि यह व्यक्ति मेरे जैसा है और हम उन लोगों पर ज्यादा आसानी से भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं।
इसके अलावा वे सक्रिय रूप से आपकी बातें सुनेंगे। वे सिर्फ सुनने का दिखावा नहीं करेंगे, बल्कि सच में आपकी बातों में रुचि दिखाएंगे, सवाल पूछेंगे और आपको यह महसूस कराएंगे कि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन चापलूसी की तरह नहीं, बल्कि बड़ी ही सूक्ष्मता से। वे आपके उन गुणों की प्रशंसा करेंगे जिन्हें आप खुद महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं, तो वे आपकी बुद्धिमानी की तारीफ करेंगे। इससे आपका अहंकार संतुष्ट होता है और आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं। एक बार जब भरोसे की यह नींव रख दी जाती है, तो आप उनकी बातों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं। आपकी तर्क की दीवारें थोड़ी नीचे हो जाती हैं। आप उनकी सलाह को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। सोचिए एक सेल्समैन के बारे में। एक अनाड़ी सेल्समैन सीधे आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन एक माहिर सेल्समैन जो मैनिपुलेशन की कला जानता है, पहले आपसे दोस्ती करेगा। वो आपके परिवार, आपके काम, आपकी रुचियों के बारे में बात करेगा। वो आपके साथ एक रिश्ता बनाएगा और जब उसे लगेगा कि आप उस पर भरोसा करने लगे हैं, तब वो बड़ी ही सहजता से अपनी बात रखेगा। उस समय आप उससे एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, आप अपने एक दोस्त की मदद कर रहे होते हैं। यही भरोसे की ताकत है। ये मैनिपुलेशन का प्रवेश द्वार है। एक बार जब भरोसे की जमीन तैयार हो जाती है, तब शुरू होता है भावनाओं का खेल। भावनात्मक मैनिपुलेशन सबसे शक्तिशाली और सबसे आम तकनीकों में से एक है। इंसान तार्किक प्राणी होने का दावा जरूर करता है, लेकिन हमारे ज्यादातर फैसले हमारी भावनाओं से ही प्रेरित होते हैं। डर, अपराध बोध, प्यार, शर्म, लालच। एक मैनिपुलेटर इन्हीं भावनाओं को आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है गिल्ट ट्रिपिंग, यानी अपराध बोध महसूस कराना। मैनिपुलेटर आपको यह महसूस कराएगा कि आप उनकी समस्याओं या उनकी नाखुशी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते, तो तुम मेरे लिए यह काम जरूर करते, या मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। ये वाक्य सीधे आपके दिल पर चोट करते हैं। आप एक बुरे इंसान की तरह महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए आप दबाव में आकर वो काम कर देते हैं जो आप शायद नहीं करना चाहते थे। एक और शक्तिशाली तकनीक है विक्टिम कार्ड खेलना, यानी खुद को पीड़ित की तरह पेश करना। मैनिपुलेटर हमेशा यह दिखाएगा कि दुनिया उसके साथ कितना अन्याय कर रही है, कि वो कितना असहाय और बेचारा है। इससे आपके अंदर सहानुभूति और दया की भावना जागृत होती है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, और इसी मदद की आड़ में वो आपसे अपना काम निकलवा लेता है। वो आपकी दया का फायदा उठाता है। इसके विपरीत एक तकनीक है लव बॉम्बिंग। यह अक्सर रोमांटिक रिश्तों की शुरुआत में देखने को मिलती है। मैनिपुलेटर आप पर बेइंतहा प्यार, तारीफों और तोहफों की बरसात कर देगा। वो आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप ही उसकी दुनिया हैं, कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। यह ध्यान और स्नेह इतना नशीला होता है कि आप इसके आदी हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देता है। अगर आप उसकी किसी बात से असहमत होते हैं, तो वो अचानक अपना स्नेह वापस खींच लेता है। आपको उस स्नेह की कमी महसूस होती है और उसे वापस पाने के लिए आप उसकी बात मानने लगते हैं। आपने अनजाने में अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया होता है। डर का इस्तेमाल भी एक बहुत पुरानी और प्रभावी तकनीक है। एक बीमा एजेंट आपको डरा सकता है कि अगर आपने आज ही पॉलिसी नहीं ली, तो कल आपके परिवार का क्या होगा। एक नेता आपको बाहरी खतरों से डराकर आपका वोट हासिल कर सकता है। डर हमारी तर्क करने की क्षमता को पंगु बना देता है। जब हम डरे हुए होते हैं, तो हम सुरक्षा चाहते हैं, और मैनिपुलेटर खुद को उसी सुरक्षा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है। इन सभी तकनीकों में एक बात आम है, वे आपकी तार्किक सोच को बायपास करके सीधे आपकी भावनाओं को निशाना बनाती है। वे आपको सोचने का समय नहीं देती, वे आपको महसूस कराती हैं, और जब आप भावनाओं में बह रहे होते हैं, तो आप पर नियंत्रण करना सबसे आसान होता है। अगर भावनात्मक मैनिपुलेशन दिल पर हमला करता है, तो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव मैनिपुलेशन सीधे आपके दिमाग पर हमला करता है। इसका उद्देश्य आपकी सच्चाई की धारणा को ही बदल देना है। यह आपको वास्तविकता पर ही संदेह करने पर
मजबूर कर देता है। इसकी सबसे खतरनाक और क्रूर तकनीकों में से एक है गैसलाइटिंग। यह शब्द एक पुरानी फिल्म से आया है, जहां एक पति जानबूझकर अपने घर की गैसलाइट्स को धीमा तेज करता है, और जब उसकी पत्नी इस पर ध्यान देती है तो वो उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और वो पागल हो रही है। गैसलाइटिंग का मकसद यही है, आपको अपनी याददाश्त, अपनी समझ और यहां तक कि अपनी मानसिक स्थिरता पर ही शक करने पर मजबूर कर देना। एक गैसलाइटर कहेगा, मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, तुम बातें बना रहे हो, या तुम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, हर बात का बतंगड़ बना देते हो। धीरे धीरे आप खुद पर ही संदेह करने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद सच में गलती आप ही की है। आपका आत्मविश्वास टूट जाता है और आप उस मैनिपुलेटर पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगने लगता है कि केवल वही है जो सही वास्तविकता जानता है। एक और चालाक तकनीक है एंकरिंग और फ्रेमिंग। हमारा दिमाग सूचनाओं को अलग थलग करके नहीं देखता, वो हमेशा तुलना करता है। एंकरिंग इसी का फायदा उठाती है। एक दुकान में सेल्समैन आपको पहले एक बहुत महंगी घड़ी दिखाएगा, मान लीजिए 5 लाख की। आप उसे खरीदने से मना कर देंगे। फिर वो आपको एक दूसरी घड़ी दिखाएगा जो 50,000 की है। अब 5 लाख के एंकर की तुलना में 50,000 की घड़ी आपको अचानक बहुत सस्ती और वाजिब लगने लगेगी, भले ही वो भी महंगी हो। सेल्समैन ने आपके दिमाग में एक एंकर डाल दिया था। इसी तरह फ्रेमिंग का मतलब है जानकारी को इस तरह प्रस्तुत करना कि वह आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करे। अगर एक दही के पैकेट पर लिखा है 80% फैट फ्री, तो वो आपको ज्यादा आकर्षक लगेगा, बजाय इसके कि उस पर लिखा हो 20% फैट। बात एक ही है, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का तरीका यानी फ्रेम आपकी धारणा को बदल देता है। राजनीति और मीडिया में फ्रेमिंग का भरपूर इस्तेमाल होता है। एक ही घटना को आतंकी हमला या स्वतंत्रता संग्राम कहकर पूरी तरह से अलग अलग भावनाएं पैदा की जा सकती हैं। इसके अलावा सोशल प्रूफ का सिद्धांत भी एक शक्तिशाली संज्ञानात्मक उपकरण है। हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अक्सर वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट भरा हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वहां का खाना अच्छा होगा। मैनिपुलेटर इसी का फायदा उठाते हैं। वे सब लोग ऐसा कर रहे हैं या एक सर्वे के अनुसार जैसी बातें कहकर आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बात सही है, क्योंकि बहुमत उनके साथ है। आप झुंड से अलग नहीं दिखना चाहते, इसलिए आप उनकी बात मान लेते हैं। ये सभी तकनीकें आपके दिमाग के सोचने के शॉर्टकट का फायदा उठाती हैं। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए हर चीज का गहरा विश्लेषण नहीं करता, वो पैटर्न और शॉर्टकट पर निर्भर करता है। मैनिपुलेटर इन्हीं शॉर्टकट को हैक कर लेते हैं और आपके सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब तक हमने व्यक्तिगत स्तर पर मैनिपुलेशन की बात की, लेकिन यह कला समूहों और भीड़ पर भी उतनी ही प्रभावी ढंग से काम करती है। जब लोग एक समूह का हिस्सा होते हैं तो उनकी व्यक्तिगत पहचान थोड़ी धुंधली हो जाती है और वे समूह की सोच से ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं। इसे ग्रुपथिंक कहते हैं। एक कुशल मैनिपुलेटर इसी ग्रुपथिंक का फायदा उठाकर पूरे के पूरे समूह को नियंत्रित कर सकता है। इसका एक तरीका है सहकर्मी दबाव यानी पीयर प्रेशर का निर्माण करना। यदि एक समूह के अधिकांश सदस्य एक विशेष विचार से सहमत हैं, तो बाकी सदस्यों पर भी उस विचार को स्वीकार करने का भारी दबाव होता है। कोई भी समूह से बाहर नहीं दिखना चाहता, कोई भी अकेला नहीं पड़ना चाहता। मैनिपुलेटर पहले समूह के कुछ प्रमुख या प्रभावशाली सदस्यों को अपने पक्ष में करता है और फिर बाकी लोग भेड़ चाल में अपने आप उनके पीछे चले आते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है हम बनाम वो की मानसिकता बनाना। मैनिपुलेटर एक बाहरी दुश्मन का निर्माण करता है और समूह को यह विश्वास दिलाता है कि वे सब एक साथ हैं और उन्हें उस बाहरी दुश्मन से लड़ना है। यह दुश्मन कोई दूसरा देश, कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरी विचारधारा या कोई भी हो सकता है। जब एक साझा दुश्मन होता है तो समूह के आंतरिक मतभेद खत्म हो जाते हैं और वे एकजुट हो जाते हैं। यह एकजुटता मैनिपुलेटर को समूह पर अभूतपूर्व नियंत्रण देती है। इतिहास ऐसे नेताओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने एक बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर अपनी पूरी कौम को अपने पीछे लगा लिया।
कार्यस्थलों में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक मैनेजर अपनी टीम को दूसरी टीम के खिलाफ खड़ा कर सकता है ताकि उसकी अपनी टीम ज्यादा मेहनत करे। वह एक कृत्रिम प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाता है। इसके अलावा समूह के भीतर जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करना भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है। मैनिपुलेटर यह तय करता है कि समूह तक कौन सी जानकारी पहुंचेगी और कौन सी नहीं। वह सकारात्मक जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर और नकारात्मक जानकारी को दबाकर समूह की धारणा को आकार दे सकता है। वह अफवाहें फैला सकता है या झूठी खबरें गढ़ सकता है ताकि समूह एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया करे। समूह में व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना कम हो जाती है। लोगों को लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी पूरे समूह की होगी, न कि सिर्फ उनकी। इसी का फायदा उठाकर मैनिपुलेटर समूहों से ऐसे काम भी करवा सकता है जो कोई व्यक्ति अकेले कभी नहीं करेगा। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और न ही कोई ज़मीर। बातचीत और मोल भाव यानी नेगोशिएशन की दुनिया मैनिपुलेशन का एक और बड़ा अखाड़ा है। यहां हर कोई दूसरे से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करता है और मैनिपुलेशन की तकनीकें इसमें बहुत कारगर साबित होती हैं। एक क्लासिक तकनीक है गुड कॉप बैड कॉप। इसमें एक टीम के दो लोग होते हैं। एक व्यक्ति बैड कॉप बहुत ही सख्त, अड़ियल और अनुचित मांगें रखता है। उसकी बातें सुनकर आपको गुस्सा और निराशा होती है। फिर दूसरा व्यक्ति गुड कॉप आता है जो बहुत ही समझदार, मिलनसार और आपकी तरफदारी करने वाला लगता है। वह कहता है, मेरे साथी को छोड़िए, वो थोड़ा गर्म मिजाज का है, मैं आपकी बात समझता हूं, चलिए हम दोनों मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। बैड कॉप की तुलना में गुड कॉप आपको एक मसीहा की तरह लगता है। आप राहत महसूस करते हैं और उसके द्वारा प्रस्तावित बीच के रास्ते को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, भले ही वो रास्ता भी मैनिपुलेटर के ही पक्ष में हो। उन्होंने पहले आपकी अपेक्षाओं को बहुत नीचे गिरा दिया ताकि उनका वास्तविक प्रस्ताव आपको बहुत अच्छा लगे। एक और तकनीक है झूठी समय सीमा या कमी का एहसास कराना। यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है या हमारे पास बस आखिरी 2 पीस बचे हैं। यह आपके अंदर एक तात्कालिकता की भावना पैदा करता है। आपको डर लगने लगता है कि अगर आपने अभी फैसला नहीं लिया तो आप एक सुनहरा मौका खो देंगे। इस दबाव में आप बिना सोचे समझे हां कह देते हैं। यहां आपकी खो देने के डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना का फायदा उठाया जाता है। चुप्पी का इस्तेमाल भी एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। बातचीत के दौरान जब आप अपनी बात रख देते हैं तो एक कुशल मैनिपुलेटर जानबूझकर चुप हो जाता है। यह चुप्पी बहुत असहज हो सकती है। ज्यादातर लोग इस चुप्पी को भरने के लिए बेचैन हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। वे ज्यादा जानकारी दे देते हैं या अपनी स्थिति को कमजोर कर लेते हैं या कोई रियायत दे देते हैं। जिसने चुप्पी साधे रखी उसने बिना कुछ कहे ही बाजी जीत ली। इसके अलावा जानबूझकर भ्रम पैदा करना या बातचीत को बहुत ज्यादा जटिल बना देना भी एक तकनीक है। मैनिपुलेटर इतने सारे तकनीकी शब्द, आंकड़े और क्लॉज आपके सामने रख देगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। आप थका हुआ और भ्रमित महसूस करने लगेंगे और अंत में आप कहेंगे, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही सही होगा। आपने हार मान ली क्योंकि आपके दिमाग ने ओवरलोड होने के कारण काम करना बंद कर दिया था। ये सभी तकनीकें आपको आपकी तार्किक और आरामदायक स्थिति से बाहर निकालने के लिए डिजाइन की गई हैं। जब आप दबाव में होते हैं, भ्रमित होते हैं या डरे हुए होते हैं तो आप बेहतर फैसले नहीं ले पाते और तभी मैनिपुलेटर अपना दांव चलता है। अब हम मैनिपुलेशन के सबसे परिष्कृत और शायद सबसे खतरनाक रूप की बात करते हैं। किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करवाना और फिर उसे यह महसूस कराना कि उसने यह अपनी खुशी से किया। यह मैनिपुलेशन का शिखर है। यहां पीड़ित को यह एहसास तक नहीं होता कि उसे मैनिपुलेट किया गया है, बल्कि उसे लगता है कि उसने जो किया वो उसका अपना स्वतंत्र निर्णय था और वो उस पर गर्व भी महसूस करता है। सोचिए एक बच्चे के बारे में जिसे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं। माँ बाप जबरदस्ती करते हैं तो वो और ज्यादा विरोध करता है, लेकिन एक चतुर माँ उसे एक कहानी सुनाती है। यह जादुई ब्रोकोली है, इसे खाने से तुम सुपर हीरो की तरह ताकतवर बन जाओगे। वो सब्जियों को एक रॉकेट शिप के आकार में काटती है। अब बच्चे के लिए वो सब्जी नहीं रही, वो एक रोमांचक खेल बन गई।
वो खुशी खुशी उसे खाता है और उसे लगता है कि यह उसका अपना मजेदार फैसला है। उसने वही किया जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस कराया गया कि यह उसके फायदे के लिए है और रोमांचक है। यही सिद्धांत बड़े पैमाने पर भी काम करता है। एक बॉस अपने कर्मचारी को यह महसूस करा सकता है कि देर रात तक रुककर काम करना कंपनी के प्रति उसकी वफादारी और समर्पण का प्रतीक है। वो उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जैसे खिताब देता है। धीरे धीरे वो कर्मचारी यह मानने लगता है कि कंपनी के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का बलिदान देना एक गर्व की बात है। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा है, लेकिन उसे यह भ्रम हो गया है कि यह उसकी अपनी पसंद है। इस तकनीक में अपराध बोध, चापलूसी और सामाजिक दबाव का एक जटिल मिश्रण होता है। मैनिपुलेटर आपको यह विश्वास दिलाता है कि जो वो चाहता है वही आपके लिए भी सबसे अच्छा है। वो आपके मूल्यों और आपकी पहचान को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ देता है। अगर आप खुद को एक वफादार दोस्त मानते हैं तो वो अपने काम को आपकी दोस्ती की परीक्षा के रूप में प्रस्तुत करेगा। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए मैनिपुलेटर आपको यह महसूस कराता है कि नियंत्रण आपके हाथ में है। वो आपको छोटे मोटे विकल्प देगा। क्या तुम यह काम आज शाम को करोगे या कल सुबह? असल सवाल यह नहीं है कि क्या तुम यह काम करोगे, बल्कि यह है कि कब करोगे। आपको लगता है कि आपने चुनाव किया है, लेकिन असल में मुख्य फैसला पहले ही आपके लिए लिया जा चुका था। यह तकनीक इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि यह आपकी स्वतंत्रता के भ्रम को बनाए रखती है। आप एक अदृश्य पिंजरे में होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप खुले आसमान में उड़ रहे हैं। इतना सब जानने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस अदृश्य खेल से खुद को बचाया कैसे जाए। मैनिपुलेशन की इन तकनीकों को समझना ही बचाव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है, तो आप खिलाड़ी को पहचान सकते हैं। जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा कवच है। जब भी कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है, खासकर अगर उसमें कोई भावनात्मक दबाव शामिल हो, तो रुकें। एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या यह मेरी अपनी इच्छा है या मैं किसी दबाव में आकर ऐसा कर रहा हूं? क्या मुझे अपराध बोध महसूस कराया जा रहा है? क्या मुझे डराया जा रहा है? क्या मुझे लालच दिया जा रहा है? यह छोटा सा ठहराव आपको भावनाओं के प्रवाह से बाहर निकालकर तर्क के दायरे में वापस ले आता है। अपनी भावनाओं को पहचानना सीखें। अगर किसी से बात करते समय आप अचानक बहुत ज्यादा दोषी, डरा हुआ या किसी पर बहुत ज्यादा मेहरबान महसूस करने लगें, तो यह एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। मैनिपुलेटर आपकी भावनाओं को ट्रिगर करते हैं। अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहकर आप उन ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं। अपनी सीमाएं निर्धारित करना सीखें और उन पर टिके रहना सीखें। ना कहना सीखें, वो भी बिना किसी अपराधबोध के। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी जरूरतें और आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। एक मैनिपुलेटर अक्सर आपकी सीमाओं को परखने की कोशिश करेगा। वो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेगा। अगर आप एक बार झुक गए, तो वो आपको और ज्यादा झुकाने की कोशिश करेगा। अपनी सीमाओं पर दृढ़ रहना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हर चीज पर सवाल उठाए। जानकारी को वैसे ही स्वीकार न करें जैसी वो आपको दी जाती है। तथ्यों की जांच करें। अगर कोई आपको सब लोग ऐसा कर रहे हैं कहता है, तो पूछें, कौन सब लोग? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है? अगर कोई आपको एक लिमिटेड टाइम ऑफर देता है, तो खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इस चीज की अभी जरूरत है? एक जिज्ञासु दिमाग को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करें। कभी कभी हमारा अवचेतन मन उन संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें हमारा सचेत मन नहीं देख पाता। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्थिति आपको सही नहीं लग रही, भले ही आप यह बता ना पाएं कि क्यों, तो अपने उस एहसास पर ध्यान दें। अक्सर आपका गट फीलिंग आपको एक छिपे हुए खतरे से आगाह कर रहा होता है। अंत में याद रखें कि आपका आत्म मूल्य किसी और की राय पर निर्भर नहीं करता। मैनिपुलेटर अक्सर आपके आत्मविश्वास पर हमला करते हैं ताकि वे आपको नियंत्रित कर सकें। अपने आत्मसम्मान को मजबूत बनाएं। जानें कि आप कौन हैं और आपके मूल्य क्या हैं। जब आप अपनी कीमत जानते हैं, तो कोई और आपके ऊपर प्राइस टैग नहीं लगा सकता। अंत में, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन
हमें एक गहरा और महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह दुनिया उतनी सीधी और सरल नहीं है जितनी दिखती है। हम सब एक विशाल मनोवैज्ञानिक शतरंज की बिसात पर मोहरे हैं। कुछ लोग इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं और बाकी अनजाने में उनकी चालों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस किताब का उद्देश्य आपको एक सिनिकल या शक्की इंसान बनाना नहीं है और न ही आपको एक मास्टर मैनिपुलेटर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका असली उद्देश्य है आपको जागरूक बनाना। यह आपको वह ज्ञान और वह दृष्टि देती है जिससे आप पर्दे के पीछे चल रहे खेल को देख सकें। यह ज्ञान एक दोधारी तलवार है। आप इसका इस्तेमाल दूसरों को समझने और उनकी मदद करने के लिए कर सकते हैं, उनके साथ गहरे और सार्थक संबंध बनाने के लिए कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को नैतिक रूप से प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप इसका शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। असली आजादी तब नहीं है जब आप दूसरों को नियंत्रित कर सकें। असली आजादी तब है जब कोई और आपको नियंत्रित न कर सके। यह तब है जब आपके फैसले सच में आपके अपने हों, जो आपकी अपनी सोच, आपके अपने मूल्यों और आपकी अपनी इच्छाओं से प्रेरित हों, न कि किसी और के छिपे हुए एजेंडे से। मैनिपुलेशन की कला को समझना खुद को और इंसानी स्वभाव को समझने जैसा है। यह हमें हमारी अपनी कमजोरियों और हमारी अपनी शक्तियों का आईना दिखाती है, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मर्जी के बिना झुका नहीं सकती। आपकी जागरूकता ही आपकी शक्ति है, आपका ज्ञान ही आपका कवच है और आपका आत्मसम्मान ही आपका किला है। इस किले को हमेशा मजबूत रखें। धन्यवाद।